द परमानेंट सेटलमेंट। अब हम लोग बात करेंगे द परमानेंट सेटलमेंट मेथड की, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने यहीं पर, इसी के पहले हम लोगों ने कक्षा को रोका था, विराम दिया था, जहां पर हम लोगों ने इजरदारी सिस्टम की बात की थी और भी अलग अलग चीजों की बात हुई थी। अभी हम लोग परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे और इस कक्षा के माध्यम से इस अध्याय को और आगे बढ़ाएंगे। पृष्ठ संख्या 28 पर हैं हम लोग, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप देख रहे हैं अपने पुस्तक का पृष्ठ संख्या 28, साथ ही साथ यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। लिखा हुआ है, इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार, बंगाल एंड ओडिशा। नाउ ओडिशा 1793 की बात है जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट मेथड की शुरुआत बिहार, बंगाल और ओडिशा यानी कि उस समय के उड़ीसा में की थी। यानी कि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आया था, जबकि इजरदारी सिस्टम जो है वो वारेन हेस्टिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। एज पर दिस सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट के अनुसार द लैंड ओनर और द जमींदार ऑब्टेन्ड हेरिडेटरी राइट ओवर देयर लैंड। इसके अनुसार जो लैंड ओनर है या फिर जो जमींदार है, जो जमीन का मालिक है, उसका जो मालिकाना हक जमीन पर है वो उसके वंशानुसार यानी कि उसके जो अगली पीढ़ी आती जाएगी वैसे ही उसका जो मालिकाना हक है वो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि लैंड ओनरशिप उसी के यहां रह जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आगे पीढ़ी बढ़ती जाएगी लैंड ओनरशिप वैसे ही आगे ट्रांसफर होता चला जाएगा, मतलब परिवार में ही रह जाएगा। ये परमानेंट सेटलमेंट था। द फार्मर वेयर डिमिनिश्ड टू द स्टेटस ऑफ टेनेंट्स। यहां पर जो किसान थे उन्हें इस सिस्टम के तहत उनका जो पद है या फिर उनका जो औहदा है उसे नीचे कर दिया गया, उसे निम्न कर दिया गया और एक तरीके से उन्हें टेनेंट्स के तौर पर यानी कि जमीन के किराएदार के तौर पर, यानी कि मालिक होकर भी उन्हें लगता था कि मैं यहां पर किराएदार हूं, वैसा पद कर दिया गया। वही लिखा हुआ है, एज पर दिस सिस्टम द लैंड ओनर और जमींदार ऑब्टेन हेरिडेटरी ओवर देयर लैंड, हेरिडेटरी राइट ओवर देयर लैंड। द farmer were diminished to the status of tenants. The zamindar had to pay a fixed amount of land revenue every year to the company, even if they were in adverse conditions such as flood or drought, failing which their land would be auctioned off. परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे 1793 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू किया। इसके अनुसार जो जमींदार है उसका जमीन का जो मालिकाना हक है उसी के वंशावली में, उसी के आगे, उसी की पीढ़ी में चलता चला जाएगा। जो किसान है उसे ऐसा कर दिया गया, उसके पद को, उसके शक्ति को ऐसा कर दिया गया कि वो किराएदार के तौर पर, जमीन के किराएदार के तौर पर लगने लगे। उसके बाद जमींदार को कहा गया कि तुम्हें एक फिक्स्ड अमाउंट जो है, तुम्हें एक खास पैसा जो है अपने जमीन के आधार पर मुझे देना होगा, कंपनी को देना होगा, चाहे बाढ़ आए, चाहे सूखा पड़े, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तुम्हें इतना पैसा देना पड़ेगा। अगर नहीं दिए तो तुम्हारे जमीन की बोली लग जाएगी, उसके बाद तुम्हारा जमीन गया। वेदर whatever remained with the जमींदार after paying the revenue was his profit, और जो तुम्हारा रेवेन्यू के बाद जो बचे वही तुम्हारा लाभ है। The land revenue was fixed at roughly 50% of the total produce, और जो लैंड रेवेन्यू था यानी कि जो अंग्रेजों को देना था वो फिक्स कर दिया गया कि जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका आधा जो है हमें देना होगा, 50% देना होगा। अब चाहे प्रोडक्शन आपदा आ जाए, चाहे वो अलग अलग आपदा, चाहे वो सूखा पड़ जाए, चाहे वो बाढ़ आ जाए, कैसी भी स्थिति में 50% देना होगा। आगे लिखा हुआ है फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम लोग द परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यानी कि अंग्रेजों के लिए यह कैसा रहा, तो लिखा हुआ है परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, परमानेंट सेटलमेंट प्रूव टू बी एडवांटेजियस। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, अंग्रेजों के लिए यह लाभकारी रहा। इन 4 बिंदुओं में समझा जा सकता है इसके लाभ को। पहला, द कंपनी वाज एश्योर्ड ऑफ रेगुलर इनकम इवन ड्यूरिंग एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। वही बात है कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा भी हो, प्राकृतिक आपदा आ जाए, मर जाए, जमीन जल जाए, कुछ भी हो जाए, इन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट मिलना था जो इसके लिए लाभकारी था। द न्यू लैंडलॉर्ड बिकम अ क्लास ऑफ
क्लास ऑफ लॉयलिस्ट फॉर द कंपनी, और जो नए जो जमींदार बनेंगे, लैंडलॉर्ड बनेंगे, अगर किसी का ऑक्शन हो गया जमीन का, फेल कर गया अगर लैंड रेवेन्यू देने में जो फिक्स है, तो जो नए लैंडलॉर्ड बनेंगे वो कंपनी के ही लॉयलिस्ट होंगे, यानी कि कंपनी के ही वो लोग होंगे या फिर कंपनी के ही हित वाले लोग होंगे। अगला, द ब्रिटिश कुड यूज द न्यू लैंडलॉर्ड फॉर कंसोलिडेटिंग देयर पॉलिटिकल अथॉरिटी एज वेल, और इस नियम में यह भी था कि अंग्रेज जो है वो नए जमींदार को अपने राजनीतिक चीजों के लिए और राजनीतिक शक्ति के लिए और राजनीतिक कार्यों के लिए भी प्रयोग कर सकता है। और एक और फायदा यह था कि इनकम ऑफ द कंपनी इंक्रीज, कंपनी का जो इनकम है वो बढ़ता चला गया, आय बढ़ता चला गया। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑन द पीजेंट, किसानों पर क्या असर पड़ा परमानेंट सेटलमेंट का। लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या 28 पर है हम लोग। पहला, द एक्चुअल कल्टीवेटर ऑफ द लैंड वेयर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ जमींदार हु ऑफन एक्सट्रैक्टेड एक्सॉर्बिटेंट रेट्स फ्रॉम द कल्टीवेटर। यह जमींदार पर छोड़ दिया गया कि जो किसान है, जो वास्तविक किसान है, उसे तुम जैसे उसको क्षमा करना हो क्षमा कर दो, जैसे करना हो उसको तुम निपटो। Who often extracted rate from the cultivator, और इसी के आधार पर जो जमींदारों ने किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया, क्योंकि जमींदार को किसानों वाला जो पूरा हक था वो कंपनी के द्वारा दे दिया गया, तो जिसके कारण से किसानों का शोषण कंपनी नहीं जमींदार कर रहा था। आगे, द पीजेंट हैड टू पे द रेवेन्यू इवन इफ द क्रॉप फेल्ड। अब यहाँ पे जो पीजेंट जो थे, जो किसान थे, अगर क्रॉप नहीं भी हो रहा है, फसल नहीं भी हो रहा है, तब भी पैसा देना था। Hence they were forced to borrow money from the money lender at high interest, इसलिए वो लोग मजबूर हो गए कर्ज लेने के लिए बड़े या फिर ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पर, ज्यादा से ज्यादा ब्याज पर। Their land was mortgaged, अब उनके जमीन को रख लिया गया, अपने कब्जे में कर लिया गया। एंड दे हैड टू लुक फॉर एन अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट, और जब जमीन गया तो फिर उन्हें अब कुछ और नौकरी, कुछ और एम्प्लॉयमेंट को देखना पड़ा, कुछ और नौकरी को देखना पड़ा। एंड इवन माइग्रेट टू सिटी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन, और जब लोन वगैरह ये सारा कुछ नहीं चुका पा रहे थे, जमीन तो गया ही गया, तो ये लोग उस गांव शहर को भी छोड़कर दूसरे जगह चले जा रहे थे कुछ और करने या फिर किसानी ही करने। तो दिक्कत हुआ पीजेंट को कि पीजेंट जो है उनको अपने जॉब तक को, अपने कार्य तक को, किसानी तक को छोड़ना पड़ा। पृष्ठ संख्या 29 पर हम लोग आ चुके हैं। लिखा हुआ है अगला, यानी कि पीजेंट पर क्या असर पड़ा। एट मेनी प्लेसेज मनी लेंडर रिप्लेस्ड द ओल्ड लैंडलॉर्ड्स हु टुक नो इंटरेस्ट इन इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। लिखा हुआ एट मेनी प्लेसेज, बहुत सारे जगहों पर मनी लेंडर रिप्लेस द ओल्ड लैंडलॉर्ड, जो मनी लेंडर थे, जो पैसा देने वाले जो थे, वो पुराने जो जमीन के मालिक थे उसको हटा गए। Who took no interest in improving agriculture production, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में, जो एग्रीकल्चर के उत्पादन को, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे थे, उनको, वैसे मालिकों को, वैसे जमीन के मालिकों को मनी लेंडर के द्वारा, जो कर्ज देने वाले थे, उनके द्वारा हटा दिया गया। मेनी ऑफ देम वेयर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हु लीज्ड आउट देयर लैंड टू टेनेंट्स एंड लिव्ड इन सोसाइटी, और बहुत सारे ऐसे लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, जिन्होंने किराए पर अपना जमीन दे दिया और वो लोग दूसरे जगह पर जाकर अपना रहने लगे। द मेथड ऑफ कल्टीवेशन कंटिन्यू टू बी द प्राइमेटिव एज नाइदर द ब्रिटिश नॉर द लैंडलॉर्ड टुक एनी इंटरेस्ट इन इंप्रूविंग एग्रीकल्चर मेथड और एल। अब जो कल्टीवेशन का जो मेथड था, यानी कि जो कृषि और जो बुआई वगैरह का जो तरीका था, जो मेथड था, वो वैसा ही चलता गया और ज्यादा खराब होता चला गया, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने या फिर जमीन के मालिकों ने, जमींदारों ने कोई भी रुचि नहीं दिखाई उत्पादकता को, जमीन के उत्पादकता को बढ़ाने में। अगला, टू गेन मैक्सिमम रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, आय लेने के लिए, द फार्मर वेयर फोर्स्ड टू कल्टीवेट कैश क्रॉप सच एज इंडिगो एंड कॉटन। किसानों को कहा गया या फिर मजबूर किया गया कि तुम वैसे फसलों को लगाओ जिससे ज्यादा पैसा आ सके, धान गेहूं को छोड़ो और नील की खेती करो, कपास की खेती करो, नील मतलब इंडिगो, कपास मतलब कॉटन, इन सारे चीजों की खेती करो इंस्टीड ऑफ राइस और व्हीट। राइस और व्हीट को छोड़ो, इन सारे चीजों की करो, क्योंकि इन सारे चीजों से ज्यादा पैसा आएगा। दिस कॉज्ड वाइड स्प्रेड फैमाइन लाइक सिचुएशन, और इससे
बहुत ज्यादा भूखमरी या फिर कहें तो आपदा वाला सिचुएशन बन गया। यानी कि जो परमानेंट सेटलमेंट मेथड था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, वो कंपनी के लिए तो हितकारी रहा, यानी कि अंग्रेजों के लिए तो हितकारी रहा, लेकिन किसान जो है वो त्राही त्राही, यानी कि उनको दिक्कत हो गया। अब हम लोग बात करेंगे द रोटवारी सेटलमेंट का, यानी कि एक अगले मेथड का जो 1820 में लाया गया था इस व्यक्ति के द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा। तो अब हम लोग बात करते हैं थॉमस मुनरो वाले रोटवारी सेटलमेंट की, 1820 वाले की, क्योंकि हम लोगों ने पहले देख लिया है ब्रिटिश पॉलिसी टिल 1793 में इजरदारी सिस्टम की बात कर ली हम लोगों ने, द परमानेंट सेटलमेंट की बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे द रोटवारी सेटलमेंट की, लेकिन इसकी बात करने के लिए हम लोग को मिलना होगा अगली क्लास में, अगली कक्षा में, जब हम लोग बात करेंगे द रोटवारी सेटलमेंट और इसके आगे की, जहां पर हम लोग महलवारी सेटलमेंट की भी बात करेंगे, और भी बहुत सारी बातें हम लोग को इस अध्याय में करना है। तो मिलते हैं आगे की कक्षाओं में।